गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है सुभाष बाबू। यस, स्टैंडर्ड 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। काफी सारे बच्चों की हमेशा ये कंप्लेन आई कि सर ये चैप्टर शायद अच्छा हो सकता था पर इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो हमने इसके लिए बनाया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स, और आज हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर के द्वारा सुभाष मानव, सुभाष महामानव, स्टैंडर्ड 12 और हिंदी का। आज हम समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर से। सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन में कैसा प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर है, सुभाष बाबू भारतीयों के दिल में बसे हुए थे। उसके मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों को ऐसा लगा जैसे उसके हृदय में कोई कांटा सा चुभ गया हो। पर देशवासियों ने उसकी मौत का विश्वास नहीं किया और वो सोचते रह गए कि किसी दिन कहीं अलग वेश में, कोई अलग रूप में सुभाष बाबू आएंगे, जरूर आएंगे उसको मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस की सभापतित्व की गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद किसके हाथों से ग्रहण किया था? तो उसका उत्तर है, सुभाष बाबू स्विट्जरलैंड में बीमार चल रहे थे। वहां से लौटकर जब वो भारत आए तो गांधी जी को मिलने के लिए हरिपुरा कांग्रेस के अंदर सभापतित्व के लिए सुभाष बाबू को चुना गया। सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की सही गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधीवादियों के हाथों से ग्रहण किया था। तो ये उसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष बाबू ने सेंगांव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? सुभाष बाबू ने कलकत्ता से अचानक गायब हो जाते हैं एंड भारत के लोगों को बहुत ही इसकी चिंता होती है। महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती। लोगों को उसकी मृत्यु की दुशंका होने लगती है। इसी बीच में एक रेडियो के अंदर सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और कहा कि आजादी की लड़ाई में भाग लेना अभी भी जरूरी है और मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक ये आजादी की लड़ाई खत्म नहीं होती है। now बात करेंगे दो तीन वाक्यों के लिए। सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? तो सुभाष बाबू भारतीय आजादी के लिए युद्ध का उपयोग करने की निश्चिंत थे। वे युद्ध को प्रभु के द्वारा प्राप्त किया स्वर्ण संधि समझते थे। क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर में नहीं ढका? सुभाष बाबू ने दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उसने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर में कभी नहीं ढका था। क्वेश्चन नंबर 3, इस देश यानी कि भारत में कौन कौन से रहस्य होते आए हैं? तो हमारे देश में कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो होते आए हैं और होते रहेंगे, और ऐसे ही देश के अंदर सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जिसके द्वारा प्राय हमेशा वो रहस्य होते आए हैं एंड रहस्य होते गए हैं। now बात करेंगे आगे। चौथा क्वेश्चन, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु की खबरें उड़ी, पर उसकी मौत पर देशवासियों को विश्वास कभी नहीं आया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में से किसी अलग वेश और रूप में वो जरूर निकलेंगे और सुभाष बाबू का ये रहस्य सबके सामने उद्घाटित होगा, पर ऐसा आज तक नहीं हो पाया। अब बात करेंगे वन लाइन आंसर के बारे में। सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री बन गए? तो उसका उत्तर है, अनंत लोक के यात्री बन गए। सुभाष बाबू किसकी कल्पना पर खोजे हुए थे? तो सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पना पे खोज हुए थे। सुभाष बाबू किस क्रांतिकारियों के दल में पहुंच गए थे? तो सुभाष बाबू C.R. दास क्रांतिकारी के दल में पहुंच चुके थे। एंड सुभाष बाबू को किससे संघर्ष हुआ? तो सुभाष बाबू को ब्रिटेन के अंग्रेज सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे, यानी युद्ध कर रहे थे। नाउ एमसीक्यू यानी कि विकल्प वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, सुभाष बाबू का जीवन और पथ कैसा था? तो सुभाष बाबू का जो जीवन है, पथ है, उसका यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हैं A B C D। आपको खुद को ट्राई करना है, लास्ट में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। क्वेश्चन है, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर लगी थी? यहाँ पर ऑप्शन है A B C D। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती थी? उसके भी ऑप्शन है ABCD। एंड लास्ट है, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा हमें दिया था? और वो भी ऑप्शन ABCD यहाँ पर है। नाउ बात करेंगे उत्तर। पहले का आंसर आएगा संघर्षमय, दूसरे का आएगा 1928, तीसरे का डॉक्टर पट्टाभिको, एंड उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है लास्ट है जय हिंद। आज भी हम ये नारा बहुत ही प्यार से एंड बहुत ही सम्मान के साथ बोलते हैं।
ठीक है। नाउ यहाँ पर है आशय स्पष्ट करना। आशय स्पष्ट करना उतना ही जरूरी है जितना लॉन्ग आंसर। सुभाष बाबू कहते थे कि भारत तुम आजाद हो जाओ। सुभाष बाबू का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को किसी भी प्रकार से भारत में से दूर करना और भारत को आजाद कराना। इसके लिए उन्होंने शस्त्र के बल पे देश को आजाद कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान की सहायता ली और जिससे देशद्रोह ने उसे जापान का एजेंट तक भी कह डाला था, परंतु उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अपने आप को किसी भी संकट में झोंकने के लिए, डालने के लिए तैयार थे। बस सुभाष बाबू को तो चाहिए था सिर्फ भारत की आजादी, और इसके कारण से वो कुछ भी कहने, सुनने और करने के लिए तैयार होते रहते थे। now बात करेंगे ग्रामेटिकल पार्ट, यानी कि पर्यायवाची समानार्थी शब्द। यहाँ पर है गरज का मतलब होता है स्वार्थ, रहस्य भेद, अपमान अनादर, भत्सना निंदा, निहाल प्रसन्न, क्रांति परिवर्तन, कटुता दुर्भावना, मोद आनंद। ऑपोजिट शब्द है यहाँ पर स्वार्थ निस्वार्थता, ज्ञात अज्ञात, सम्मान अपमान, निंदा प्रशंसा, प्रसन्न अप्रसन्न, कटुता सौहार्दता, आनंद शोक, साधक बाधक। अब है तद्भव शब्द एंड तत्सम शब्द। घोड़ा जो घोटक संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द में से बना हुआ है। सलाई शलाका, उबटन ऊर्ध्वतन, तीता तिक्त, कैंची कर्तरी। तो ये सारे थे कर्तरी एंड कर्मणी वाक्य। तो अब बात करेंगे हम प्रत्यय शब्द, और यहां पर हमें याद रखना है कि हमेशा पीछे के साइड में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो ये होता है मूल शब्द यानी कि हिस्सा, उसके पीछे हमने लगाया दार, आंसर बन गया हिस्सेदार। जब आप लिखो तो ये है मूल शब्द ऐसा बताओ, और ये बताओ ये प्रत्यय है, फिर इसका आंसर बताओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि मूल शब्द हिस्सा था जिसमें प्रत्यय हमने दार लगाया और आंसर बन गया हिस्सेदार। जैसे यहां पर है स्वतंत्र, ता लगाया बन गया स्वतंत्रता। तरुण आई लगाई तरुणाई। बलिपंथ ई लगाया बलिपंथी। सुंदर य लगाया सौंदर्य। गुण को इत लगाया हो गया गुणित। एंड भारत को ई लगाया भारतीय। संघर्ष को मय लगाया संघर्षमय। सम्मिलित को लगाया इत और सम्मिलित हो गया। और सभापति को लगाया तो सभापतित्व। राष्ट्रपति को लगाया तो राष्ट्रपतित्व। हक को लगाया दार तो हकदार। दश घातक को ता लगाया तो दश घातकता। आजाद को ई लगाया आजादी। तो इस तरह से कितने प्यार से अच्छी तरह से हम ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। जैसे प्रत्यय पीछे लगता है उस तरह से उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है। अब है मूल शब्द और आगे लगा तो बन गया अज्ञात। मान के आगे नहीं लगाया निर्माण। ब्याही को अनब्याही। मिलित सम्मिलित। जात को बदजात। इस तरह से हम उपसर्ग बना सकते हैं। विशेषण है कि सुभाष बाबू विलक्षण सेनानी बने। कैसे सेनानी बने, तो उस तरह से आपको आंसर मिलेगा, तो आंसर मिलेगा विलक्षण, है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है उसका जीवन पथ संघर्ष था, तो जीवन पथ कैसा था, संघर्षमय था। सुभाष बाबू की जीवन यात्रा विचित्र थी। कैसी यात्रा थी, विचित्र थी। स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था। कैसे, तो कि प्रशिक्षित, और कैसा पहरा था, कड़ा था। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप विशेषण ढूंढ सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे व्याकरण के अंदर आगे चलने की बारी आई, और वो है शब्द समूह। यज्ञ में आहुति देने वालों को कहते हैं होता। बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा उसको कहते हैं चिक। बलिदान के पंथ चलने वाला को कहेंगे बलिपंथी। यज्ञ डालने वाली हवन सामग्री को कहेंगे यज्ञ धूप। जिसका अंत न हो अनंत। जिस स्त्री का विधवा न हुआ हो अनव्याही। साधना करने वालों को कहेंगे साधक। जिस लोक के बारे में जानकारी न हो अज्ञात लोक। स्वप्न देखने वाले को कहेंगे स्वप्नदर्शी। तो ये थे हमारे शब्द समूह। अब इसके बाद व्याकरण विभाग में आगे हम बढ़ते हैं एंड समझते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। आपके सामने अशुद्ध वाक्य होंगे, आपको सामने की साइड में हम देंगे शुद्ध वाक्य। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, ये अशुद्ध है। अब इसके उत्तर आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पर है विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु हो गई। हो गया नहीं होता है। तुम्हारी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो तुम्हारी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही, उसके अंदर जो ई लगाया गया है वो इसका सही आंसर बनता है ना। जो बिंदी लगाई है, अनुस्वार लगाया, दैट इज राइट आंसर।
उसके बाद है संघर्ष में तुम्हें पछाड़ मिली, मिला नहीं मिली आएगा। उन्हें प्राण निकल गए, निकल गया आएगा। और उसकी विजय हुई, उसका विजय हुआ। तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध के थे। ना मुहावरे हैं, वाक्य के साथ दिए गए हैं, पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर बोलूंगा। जी में कांटा चुभना यानी खटकना या मन में पीड़ा उत्पन्न होना। कांटा निकालना यानी कि संकट को दूर करना। मजा चखाना यानी कि किए गए अपराध का दंड देना। चौथा है पछाड़ मिलना यानी पराजित होना। पीछे ढेलना, हरा देना। बाग बाग होना यानी प्रसन्न होना। इसके अलावा सातवां है जी से कांटा निकालना यानी कि राहत महसूस करना। हाथ मिंजना यानी कि पछताना। लोहा लेना, मुकाबला करना। और 10th है कुर्बान करना यानी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति को मिटा देना। इतना बढ़िया उसके अलग अलग हमारे यहाँ पर कहावत थी। अब यहाँ पर कहावत को देखेंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। उसका अर्थ है दो समर्थ व्यक्ति के विचार न मिलने पर वे साथ नहीं रह सकते। स्पष्टीकरण बताया गया है कि गांधी जी अहिंसा के माध्यम से आजादी प्राप्त करना चाहते थे, जबकि सुभाष बाबू हिंसा से, लड़ाई से वो आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए दोनों को एक साथ नहीं रहा जा सकता है। सच में कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। कितना प्यारा सा चैप्टर था। हाँ, लर्निंग थोड़ा हार्ड है, पर मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो को बार बार देखोगे, सुनोगे, लर्न करोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, इस चैप्टर को भी आपको बार बार लर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आपको देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, जो है लॉकडाउन पे, जो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना है चैप्टर। आशा करता हूं इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे जरूर बताएगा। तब तो मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।